स्वागत है मेरे प्यारे साथियों, मैं प्रदीप शर्मा आप लोगों के साथ अवेयर 24 पर। और यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे अधिगम के अंतर्गत आने वाले सिद्धांतों की। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम पढ़ेंगे थार्नडाइक का सिद्धांत। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें हमको 4 सिद्धांत पढ़ना है, क्योंकि अधिगम के अंतर्गत 4 सिद्धांत हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जैसा आप लोगों ने सुना होगा, पहला आता है पावलोव जी का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, उसके बाद थार्नडाइक का अभ्यास का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, और एक व्यक्ति आता है कोहलर, जिसने एक सिद्धांत दिया था जिसको कहते हैं सूझ का सिद्धांत। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम चर्चा करेंगे थार्नडाइक के सिद्धांत के ऊपर विधिवत तरीके से। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर आपका जो सिद्धांत है उसको बोलते हैं थार्नडाइक का सिद्धांत। किस प्रकार दिया था इन्होंने, किसके ऊपर दिया था, कौन सा जानवर इन्होंने प्रयोग में किया था, या कह सकते हैं कौन सा जानवर इन्होंने प्रयोग किया था। इसके बाद इसमें देखेंगे कि इनकी विशेषताएं क्या थी, इनकी आलोचनाएं क्या थी, आखिर शिक्षा में इसका क्या महत्व था। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ये टॉपिक है। और थार्नडाइक के सिद्धांत से ही आपकी हिंदी की पेडागोजी के क्वेश्चन बनते हैं, जो भाषा विकास के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो यहाँ से ही उसको लिंक कर सकते हैं अपन। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों। आज हम देखेंगे कि अधिगम के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उसमें व्यवहारवादियों के सिद्धांत क्या क्या हैं। तो व्यवहारवादियों के जो सिद्धांत हैं, सबसे पहले प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। तो तुमको पता है प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किसने दिया, थार्नडाइक ने। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, पावलोव ने। ठीक है, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया, B.F. स्किनर ने। और पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, तो C.L. हल ने। इसके बाद एक और आपका सिद्धांत आता है कोहलनबर्ग का सूझ का सिद्धांत। इसको याद कैसे करना है, तो देखना, ये बताओ भूल जाते हैं प्रयत्न करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थार्नडाइक, तो थार्नडाइक ने बिल्ली पर किया था, तो बिल्ली क्या थी, काम करने के बाद भूल जाती थी, इसलिए इनके सिद्धांत का नाम था भूल का सिद्धांत। अगला था शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन मतलब क्लासिकल जो आपकी थ्योरी थी, तो यहाँ पर क्लासिकल थ्योरी इन्होंने दी थी। क्लासिकल का मतलब क्लासिकल डांस करते हो तो पैरों से करते हो, पैर का मतलब होता है पाँव, तो पावलोव ने दिया। ठीक है, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत तो B.F. स्किनर ने दिया था। क्रिया कौन करेगा, चूहा करेगा, चूहा करेगा तो क्रिया करेगा, तो यहाँ पर स्किनर बन जाएगा आपका। पुनर्बलन तो बलन दिया, तो मतलब हल ने दिया। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले थार्नडाइक का सिद्धांत क्या था। तो थार्नडाइक थे कहाँ के, आखिर क्वेश्चन तो यही बनता है ना सर, आप थार्नडाइक पढ़ा रहे हो तो उनका ये तो बताओ कहाँ के थे। तो कहीं के नहीं, अपने यहाँ के थे, USA के। कहाँ के थे, USA के। तो देखना USA में यहाँ पर 3 वर्ड हैं, तो 3 शब्द हैं, तो 1913 डेट के पीछे क्या आएगा, 3 आएगा। तो 1913 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी एजुकेशन साइकोलॉजी। क्या लिखी थी, एजुकेशन साइकोलॉजी में इन्होंने बताया था, इस सिद्धांत के बारे में बताया। और यहाँ पर जो बिल्ली पर प्रयोग करने वाला शख्स था वो भी आपका कौन था, तो थार्नडाइक साहब थे। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने क्या क्या लिया था, तो बिल्ली को लिया था, उसको उद्दीपन मतलब स्टिमुलस भी देना है, उसको रिएक्शन रेस्पॉन्स भी लेना है। तो यहाँ पर ये सारी प्रतिक्रिया करेंगे। और यहाँ पर कह सकते हैं कि उन्होंने एक मछली ली और बिल्ली के सामने रखी, उसके उद्दीपन को उत्पन्न किया। तो ये सारी प्रतिक्रियाएं हम एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले एक और बिंदु आता है कि इनका जन्म कब हुआ, तो यहाँ पर 1894 से 1949 तक ये इनका क्या था, समय पीरियड था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए पॉइंट आता है, वो आता है कि सिद्धांत के उपनाम क्या क्या थे। यहाँ से प्रश्न बन जाता है, कुछ भी नाम आपको दे सकता है। तो देखना, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसको कहते हैं आपके, तो यहाँ पर जो थार्नडाइक का भूल का सिद्धांत है उसको क्या कहते हैं, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। मतलब त्रुटि करो, प्रयास करते रहो, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। ठीक है, दूसरा है प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। ठीक है, भूलते रहोगे तो प्रयास कर करके हम उसको क्या है, सही कर सकते हैं। फिर आवृत्ति का सिद्धांत, मतलब बार बार उसको दोहराते रहो। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, मतलब उद्दीपन का होता है स्टिमुलस रेस्पॉन्स, SR थ्योरी भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे दिया SR बॉन्ड का सिद्धांत। अगला दिया है संबंधवाद का सिद्धांत, मतलब एक दूसरे में संबंध जताएंगे, तो यहाँ पे संबंधवाद का भी सिद्धांत। संयोजनवादी सिद्धांत भी बोलते हैं। अधिगम का बंध सिद्धांत किसने दिया था, तो ये भी आपका थार्नडाइक साहब ने दिया था। तो इतने इनके सिद्धांत के उपनाम है, किसी भी नाम से आपको पूछ सकता है। इसके बाद मेरे प्यारे साथियों आगे देखते हैं इन्होंने प्रयोग किस प्रकार किया। तो तुमको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक बिल्ली थी, इन्होंने क्या किया, एक पिंजरे में उसको बंद कर दिया। अब एक पिंजरे में बंद कर दिया तो यहाँ पर क्या था, बिल्ली आराम से सो रही थी, लेकिन क्या करना था, उसको रिएक्शन करवाना था थार्नडाइक साहब को। तो उन्होंने क्या किया, तो आराम से सो रही है, मतलब कोई प्रयोग सफल ही नहीं होगा।
तो उन्होंने दिमाग लगाया और बोल दिया कि यहाँ पे क्या इसके सामने कुछ भोजन लाया जाए। बोला ठीक है, तो भोजन में क्या लाओगे? मछली। तो यहाँ पे भोजन में जब उनके सामने मछली गई, किसके सामने? बिल्ली के सामने। तो बिल्ली के सामने जब मछली जाती है तो उसको भूख लगी होती है और वहाँ पर उसको देखकर वो तत्पर क्या हो जाती है? खड़ी हो जाती है। तत्पर खड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर देखना क्या हुआ, अब यहाँ पे मृत मछली थी, इसको खाना किसको था? तो बिल्ली को खाना था, और बिल्ली को खाना था और यही रिएक्शन करवा के थांडाइक को अपना सिद्धांत बनाना था। तो अब देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। तो जैसे ही बिल्ली के सामने एक मछली को रखा तो थांडाइक सामने क्या किया, एक पिंजरे में, मतलब इसका क्या था, आगे गेट भी था और नीचे इसकी घंटी भी लगी हुई थी। तो अंदर इसकी घंटी थी, तो यहाँ पर कह सकते हैं इसका जो लॉक कुंजी होती है वो अंदर रखी हुई थी। तो उस कुंजी को किसको दबाना था? बिल्ली को दबाना था, और जैसे ही कुंजी दबाएगी तत्काल गेट खुलेगा और बाहर आ जाएगी। अब सिस्टम क्या हुआ कि बिल्ली वहाँ पर क्या है, जब इसके सामने मछली रखी हुई है तो वो क्या करती है, पिंजरे में उथल पुथल करती है, इधर उधर घूमती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, कुछ समय के पश्चात उसका पैर गलती से कहाँ पर, इस कुंजी पर आ जाता है, या कह सकते हैं यहाँ पर इस जो बटन पर इसका क्या है, पैर पड़ जाता है। और जैसे ही इस बटन पर पैर पड़ा तत्काल गेट खुल गया, और गेट खुला तो बिल्ली बाहर आई, और बिल्ली बाहर आने के बाद मछली को खा के फिर कहाँ पहुँच गई? अंदर पहुँच गई। अब यहाँ पर एक प्रतिक्रिया उन्होंने देखी कि किसी भी व्यक्ति को तत्पर करना है तो उसको कुछ ना कुछ तो यहाँ पर पुनर्बल देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, थांडाइक साहब ने दूसरे दिन भी उसको चेक किया इसी प्रकार, क्योंकि क्या पता एक दिन करने के बाद दूसरे दिन ना करे। तो दूसरे दिन उसके सामने मछली आई, फिर से वही उथल पुथल करने लगी। लेकिन क्या हुआ, उसको पता ही नहीं था कि इसमें अंदर बटन लगा हुआ है, उसको दबाऊंगी तो बाहर आ जाऊंगी। तो वहाँ पर क्या हुआ, बिल्ली भूल गई। बिल्ली को पता ही नहीं था कि कैसे मैं कल बाहर आई थी। तो यही प्रतिक्रिया उसने की, और अचानक उसका पैर कहाँ पर आ गया, उसी बटन पर। फिर से गेट खुला और मछली खाने के बाद अंदर हो गई। इसके बाद क्या हुआ, तीसरे दिन फिर से थांडाइक ने यही प्रयास किया। तो उसके सामने जब भी मछली लाएगा तो वहाँ पर क्या करेगी, बिल्ली उथल पुथल करेगी और बाहर आ जाएगी। लेकिन कुछ समय के पश्चात क्या होगा, क्योंकि प्रैक्टिस कर रही है तो यहाँ पर भूल भी रही है, लेकिन भूलने के बाद उसको याद तो आएगा। 10-5 दिन के बाद उसको पता चल गया कि इसके अंदर बटन लगा हुआ है, उसको दबाऊंगी बाहर आ जाऊंगी। तो यहाँ पर क्या सीखने के मिला हमको कि यहाँ पर प्रैक्टिस करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास करने के बाद व्यक्ति क्या हो जाता है, मतलब ज्ञानी हो जाता है। आप लोगों ने सुना होगा, करत करत अभ्यास जन्मत होत सुजान, रस्सी आवत जात्री सिल पर पड़त निशान, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि ये सारी प्रतिक्रिया हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर सारी प्रतिक्रियाओं के अंतर्गत यहाँ पे अनुक्रिया, अनुक्रिया मतलब क्रिया कौन कर रही थी, तो बिल्ली कर रही थी। उद्दीपन यहाँ पर तो बिल्ली थी, ठीक है। मृत मछली भी थी यहाँ पर। अब देखना ये सारी प्रतिक्रिया आपके सामने लिखी हुई। चालक क्या था, उसको चालक मतलब गति में लाने के लिए, तो भूख, मतलब वहाँ पर चालक का कार्य क्या था, तो भूख थी। लक्ष्य उसका क्या था, उस भोजन को कैप्चर करना, प्राप्त करना। इसके बाद अवरोध, अवरोध तुमको पता है, ये सामने जो लोहे की सलाखें हैं वो उसको रोक रही थी, तो अवरोध उत्पन्न हो रहा था। इसके बाद अनियमित अनुक्रिया, मतलब वो क्या है, अनियमित रूप से अनुक्रिया करती रही, प्रैक्टिस करती रही। इसके बाद संयोजन बस, संयोजन बस मतलब उसका पैर संयोजन बस उस पर पड़ा, बटन पे पड़ा तो वो कहाँ गई, बाहर आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखना एक उद्दीपक होता है जो दृष्टिकरण है, ठीक है। तो एक उद्दीपक होता है जो उसे एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया से संबंधित सीमित हो जाता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि एक उद्दीपक होता है जो एक समय के बाद सीमित हो जाता है। तो कह सकते हैं व्यक्ति को बार बार यदि उद्दीपन दोगे तो उसकी सीमा क्या हो जाएगी, समाप्त भी हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद देखना, जिसे उद्दीपक प्रक्रिया एस.आर. बॉन्ड द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जैसे बिल्ली के समान ही बालक का चलना, चम्मच से खाना, जूते पहनना, ठीक है। अब यहाँ पर वयस्क लोग भी ड्राइविंग, टाई, कोई भी खेल इस सिद्धांत के अनुसार सीख सकते हैं। मतलब आपको ड्राइविंग करना नहीं आता तो थांडाइक के सिद्धांत के अकॉर्डिंग आना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है, हमको ड्राइविंग करना सीखना पड़ेगा। आज सीख के आए भूल गए, सीख के आए भूल गए, लेकिन 10 या 15 दिन के बाद हम उसको सीख जाएंगे। तो वहाँ पर किस सिद्धांत पर आप लोगों ने कार्य किया, तो थांडाइक के आपके भूल के सिद्धांत पर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ सबका। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर अगला जो बिंदु आता है सबसे पहले कि अधिगम में प्रयास एवं भूल समाहित रहता है। किसी भी चीज़ को सीखते हो तो तुमको पता है भूलते, ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया, स्वामी विवेकानंद नहीं है अपन लोग। तो वहाँ पर किसी भी चीज़ को आप लोग पढ़ते हो तो उसको क्या करते हो, भूल जाते हो। मतलब आप लोगों ने क्या किया, प्रयास किया और भूल गए, लेकिन प्रयास करने के बाद हम लोग उसको सीख जाएंगे। हुआ क्लियर। अगला
अधिगम अनुबंध का परिणाम है। मतलब यहाँ पर क्या है, अधिगम है वो एक अनुबंध का क्या है, परिणाम है। ठीक है, इसके बाद अधिगम में समय उत्तरोत्तर होता है, मतलब लगातार होता रहता है, क्योंकि ये प्रतिक्रिया हमको लगातार करनी पड़ेगी। अधिगम को प्राप्त करना है तो प्रयास करना पड़ेगा और प्रयास कंटिन्यू करना पड़ेगा। इसके बाद अधिगम संज्ञान पर आधारित होता है, मतलब अधिगम क्या है, ज्ञान पर आधारित होता है। जिस भी चीज़ को हम सीख रहे हैं वो क्या है, अधिगम है, तो ज्ञान पर आधारित क्या होता है आपका, अधिगम। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पढ़ाई के संबंध में, अधिगम किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, किसी भी विषय वस्तु के ऊपर हो सकता है। इसके बाद देखना यहाँ पर थार्नडाइक के सीखने के सिद्धांत के जो शैक्षणिक महत्व हैं, शिक्षा से संबंधित जो महत्व हैं वो किस प्रकार हैं। तो ये बताओ, प्रैक्टिस करने के बाद हम किसी मंद बुद्धि बालक को भी क्या बना सकते हैं, ज्ञानी बना सकते हैं। ठीक है, उसको क्या बना सकते हैं, सुजान बना सकते हैं, अच्छा ज्ञान प्राप्त करवा सकते हैं। जैसे आप किसी चीज़ को भूल रहे हो, उसी चीज़ को बार बार पढ़ रहे हो, बार बार पढ़ रहे हो, तो हम भी क्या है उसको सीख जाते हैं। जैसे हमने बचपन में साइकिल चलाना सीखा था, हम पहले दिन क्या है चलाना स्टार्ट किया तो पहले दिन गिर गए, दूसरे दिन हमने चलाना स्टार्ट किया तो फिर से उसको सीखने का प्रयास किया, तीसरे दिन हमने यही प्रतिक्रिया दोहराई। लेकिन ये प्रतिक्रिया बार बार यदि प्रैक्टिस करते रहोगे तो हम आराम से सीख जाएंगे। तो किस सिद्धांत पर आप लोगों ने साइकिल सीखी, थार्नडाइक के सिद्धांत पर। इसके बाद देखना यहाँ पर धैर्य व परिश्रम के गुणों का विकास होता है। इसमें धैर्य रहता है, क्योंकि अभ्यास करोगे फिर भूलोगे, फिर सीखोगे, फिर भूलोगे, फिर सीखोगे, मतलब इसमें धैर्य बनाना पड़ता है और इसमें परिश्रम के गुण भी विकसित होते हैं। ठीक है, सफलता के प्रति आशा, क्योंकि किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके बाद देखना कार्य की धारणा स्पष्ट, किसी भी कार्य को कर रहे हो तो आपकी जो सोच है, धारणा है, वो क्या होती है, स्पष्ट होती है। शिक्षा के प्रति रुचि, तो ये बताओ किसी भी चीज़ को हम बार बार करेंगे तो उसके प्रति क्या आने लगता है, इंटरेस्ट। आप मान लो शिक्षा के प्रति आप लोग पढ़ना चाहते हो तो बार बार पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। क्रिकेट खेलना चाहते हो तो बार बार खेलोगे, फुटबॉल खेलना चाहते हो तो बार बार खेलोगे, तो उसमें भी क्या है, रुचि आने लगेगी। आप लोग सिंगर हो तो गाना बार बार गाओगे तो आपको उसमें भी रुचि आने लगेगी। ठीक है, इसके बाद गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र आदि विषयों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि थार्नडाइक का सिद्धांत है वो किस विषय के लिए। क्योंकि देखो गणित आपका ऐसा सब्जेक्ट है, विज्ञान, जिसको आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे। तो प्रैक्टिस मतलब कह सकते हैं अभ्यास के लिए गणित की आवश्यकता है। कह सकते हैं कि गणित को हम अभ्यास के माध्यम से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर जो गणित विषय और विज्ञान विषय है, इनको क्या है, थार्नडाइक के प्रयास और भूल के अकॉर्डिंग ही सीख सकते हैं, आप प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। हुआ क्लियर। इसके बाद अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता का विकास, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अनुभव होता जाएगा, तो अनुभवों से क्या मिलता जाएगा, आपको प्रॉफिट मिलता जाएगा। इसके बाद भाषा में शुद्ध उच्चारण का विकास, जैसे मान लो ये वाला आपका भाषा विकास में जब पेडागोजी हम पढ़ेंगे, क्योंकि हिंदी में पेडागोजी आपका आता है, उसमें भाषा विकास होता है। तो बच्चा क्या है, पहले कुछ शब्दों को गलत बोलता है, लोती, लेकिन लोती लोती बोलते बोलते वो क्या करने लगता है, रोटी बोलने लगता है। तो वहाँ पर क्या होता है, शुद्ध उच्चारण का उसका विकास होता है। हुआ क्लियर जी। आगे बढ़े। अब देखना यहाँ पर इसके बाद आता है जो आपका थार्नडाइक साहब थे, इन्होंने अधिगम के सिद्धांत में, थार्नडाइक साहब कहाँ के थे, अमेरिका के। इन्होंने पशु मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान, सीखने अधिगम के नियम भी दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें इसमें क्या थी, समाहित थी। एक क्वेश्चन आता है पशु मनोविज्ञान के जनक कौन थे, तो आपके थार्नडाइक जी थे। ठीक है, अब यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका, वो कौन सा है मेरे प्यारे साथी, इनके मुख्य नियम कितने थे, तो मुख्य नियम थे इनके 3 और गौण नियम कितने थे, तो वो थे 5। ठीक है, तो मुख्य नियम कितने हो गए, 3 और गौण नियम कितने हो गए, 5। अब देखना इनके मुख्य नियम क्या क्या थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और परिणाम का नियम। ठीक है, प्रभाव का नियम भी बोल सकते हैं, संतोष का। देखना तत्परता का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले व्यक्ति को सीखने के लिए प्रेरित करो, क्योंकि जब तक किसी कार्य को करने के लिए बच्चा तत्पर नहीं होगा, उस कार्य को करने के लिए तैयार नहीं होगा, तो वो किसी भी चीज़ को नहीं सीख सकता, अभ्यास भी नहीं कर सकता। तो सबसे पहले बच्चे को क्या करना है, तत्पर करना है। उसके बाद क्या करवाना है, अभ्यास, उसको अभ्यास करवाते रहो। अभ्यास करने के बाद जैसे ही वो सीख जाएगा तो पेपर होगा, उसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा तो क्या छोड़ देगा, प्रभाव छोड़ देगा, क्योंकि अभ्यास करने के बाद उसको संतोष हो जाएगा। हुआ क्लियर मेरे प्यारे साथियों जी। सबसे पहले बच्चे को तत्पर किया, उसके बाद उसको अभ्यास कराया, अभ्यास कराने के बाद उसने क्या छोड़ दिया, प्रभाव छोड़ दिया, संतोष मिल गया उसको, क्योंकि वो सीख चुका। ठीक है, तो सीखने के बाद वहाँ पर बच्चा क्या हो गया, अधिगम प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब देखना आगे हम देखते हैं, यहाँ पर ये क्या थे, मुख्य नियम थे। क्या थे, मुख्य नियम। अगला बिंदु आता है आपका, तो अगले बिंदु में देखते हैं यहाँ पर
अधिगम के नियम थे इसमें, क्या थे? अधिगम के नियम। तो अधिगम के कौन कौन से? उपयोग का नियम, अनुप्रयोग का नियम, ठीक है। तो यहाँ पर देखना अभ्यास का नियम भी होता है, ठीक है। तो अभ्यास की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है, क्योंकि बार बार उसको पढ़ते रहते हैं। यहाँ पर अनुबंधन कैसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। अभ्यास भी आप लोग मजबूत होना चाहिए, ठीक है। तो अभ्यास की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको क्या बनाती हैं? एक नियम के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं अधिगम का नियम का प्रयोग करती हैं। अधिगम के नियम के अकॉर्डिंग इनको पढ़ा जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि जो प्रभाव का नियम था, तो संतोष और असंतोष का जो नियम था उसमें देखना क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? संतोष मिलना। ये बताओ, आप लोगों ने तैयारी की है तो जरूरी नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो वहाँ पे असंतोष मिल गया, लेकिन तैयारी की, आपका मतलब सिलेक्शन हो गया, तो क्या मिल गया? संतोष मिल गया। तो देखना संबंध और अनुबंधन क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अनुक्रिया, दंड, भय, मतलब व्यक्ति को दंड मिलता रहेगा। तो दंड मिलता रहेगा तो वो क्या चीज़ों को सीखता रहेगा। तत्परता का नियम भी इसके अंतर्गत आता है। लेकिन उद्दीपन, जो उद्दीपन होता है व्यक्ति को कैसे मिलता है? पुरस्कार से। रीफोर्समेंट, पुनर्बलन भी इनको मिलता है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे का जो उद्दीपन होता है वो पुरस्कार देकर या उसकी प्रशंसा करके बच्चे को आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, जब हम किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार या तत्पर होते हैं तो हम उसे शीघ्र सीख जाते हैं। तो यहाँ पर ये बताओ, सीखने के लिए आपको क्या किया गया था? मोटिवेशन दी गई थी, आपको उद्दीपन दिया गया था, उसके बाद ही हम क्या है उसको सीख पाए थे। तो तत्परता का नियम सबसे पहले लागू होना चाहिए, क्योंकि तत्परता नहीं है तब तक वो बच्चा कुछ भी नहीं सीख सकता। होगा क्लियर? चलो अब देखते हैं यहाँ पर अगला जो आपका पॉइंट आता है वो आता है अनुक्रिया। तो अनुक्रिया क्या होती है? तो लक्ष्य के प्रति की जाने वाली क्रिया क्या कहलाती है? अनुक्रिया। मतलब कोई भी लक्ष्य है उसके प्रति अपन जो क्रिया कर रहे हैं, जैसे मान लो आप क्रिकेट खिलाड़ी हो, तो क्रिकेट के प्रति आप लोग जो डेली मेहनत करते हो, जो भी प्रतिक्रिया करते हो, जैसे भी सीखते हो, सचिन तेंदुलकर बनना है तो सचिन तेंदुलकर ने अपने लक्ष्य के प्रति जो क्रिया की है वो क्या कहलाएगी? अनुक्रिया, ठीक है। उद्दीपन, उद्दीपन का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा वातावरण, या कह सकते हैं किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए जो हमको क्या है एक प्रेरणा मिलती है, जिस कार्य करने की एक तत्परता रहती है। तो देखना वह वातावरण या घटक जिसे अनुक्रिया के द्वारा प्राप्त करना चाहता है वो क्या कहलाता है? उद्दीपन कहलाता है। मतलब अनुक्रिया के द्वारा प्राप्त किया गया लक्ष्य आपका क्या कहलाएगा? उद्दीपन। इसके बाद आता है अनुबंध। अनुबंध मतलब अनुक्रिया तथा उद्दीपन के मध्य बने संबंध को क्या कहते हैं? अनुबंध कहते हैं। मतलब अनुक्रिया और उद्दीपन के बीच में जो बॉन्ड बनता है या दोनों को मतलब जोड़ता है, दोनों के बीच संबंध स्थापित करता है, उसे हम क्या कहेंगे? अनुबंध कहेंगे, ठीक है। इसके बाद देखना ये दिया है आपका सेकेंडरी ऑफ लर्निंग। तो सेकेंडरी ऑफ लर्निंग क्या होता है? इसका महत्व मुख्य नियम या प्राथमिक नियमों से कम है, इसलिए गौण नियम होते हैं। तो आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि थांडाइक ने गौण नियम कितने दिए थे? तो मेरे प्यारे साथियों, इन्होंने 5 गौण नियम दिए थे। कितने दिए थे? 5। आप लोग याद रखना, गौण नियम 5 हैं, ठीक है। मुख्य नियम कितने हैं इनके? तो 3 हैं। सबसे पहले मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का आप लोग यहाँ पे दिया हुआ है कि लॉ ऑफ डिस्पोजिशन, ठीक है। दूसरा दिया है बहु अनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, अनुरूपता का नियम, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में भी दिया आपको अनुरूपता का नियम, ठीक है। तो यहाँ पर इनके कितने नियम थे? 5 नियम थे। जी बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, तो 5 नियम इनके दिए हुए हैं। अब देखना होते क्या क्या हैं। जी सबसे पहला दिया हुआ है आपका मनोवृत्ति का नियम। तो मनोवृत्ति का नियम क्या कहता है? तो मनोवृत्ति के नियम में यहाँ पर आता है कि जिस कार्य के प्रति हमारी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति रहती है उसी अनुपात में हम सीखते हैं। अनुकूल मनोवृत्ति होने पर बालक शीघ्र सीख लेता है, प्रतिकूल मनोवृत्ति होने पर बालक सीखने में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। मनोवृत्ति का मतलब होता है एटीट्यूड आपका, मतलब आपका व्यवहार कैसा है। यदि व्यवहार सकारात्मक है तो जल्दी सीख जाएंगे, नकारात्मक है उसको लेट सीखेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपके अनुकूल होता है तो अनुकूल परिस्थिति में हम इसको जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में क्या है, हमको सीखने में मतलब क्या होती है, कठिनाइयाँ महसूस होती हैं। यहाँ तक हुआ क्लियर। इसके बाद देखना दूसरा बिंदु आता है आपके सामने, बहु अनुक्रिया का नियम। तो बहु अनुक्रिया का नियम क्या कहता है आपका कि जब हम कोई नया कार्य करना सीखते हैं तब हम उसके प्रति विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करते हैं। मतलब जब किसी भी कार्य को करना है तो ये बताओ, हमको कोई भी प्रॉब्लम है, उस कार्य को करना है तो वहाँ पर क्या है, अलग अलग तरीके से हम दिमाग लगाते हैं। तो अलग अलग तरीके से की गई प्रतिक्रिया ही आपकी क्या कहलाती हैं, बहु प्रतिक्रिया। या कह सकते हैं जैसे मान लो आपका फ्रेंड कहीं पर फंसा हुआ है
तो उसको निकालने के लिए आप लोग क्या अपने दोस्तों को फ़ोन लगाते हो, तो बहुत सारे दोस्तों को फ़ोन लगाया तो ये अलग अलग प्रतिक्रिया की, अलग अलग क्रिया की, तो उसको ही हम क्या कहेंगे, बहुप्रतिक्रिया का नियम कहेंगे। ठीक है। इसके बाद आता है आंशिक क्रिया का सिद्धांत। आंशिक का मतलब होता है किसी भी पार्ट को पढ़ते समय उसके छोटे छोटे भाग कर लो। ये सिद्धांत आपका निबंध में इम्पोर्टेंट है। निबंध पढ़ा जाता है तो उसकी हेडिंगों को हम लोग अलग अलग करके पढ़ते हैं। तो आंशिक क्रिया का नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक या किसी भी सब्जेक्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके उसको पढ़ सकते हैं। तो देखना, जब किसी समस्या को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर प्रस्तुत किया जाता है और एक एक भाग का समाधान किया जाता है, एक एक भाग का समाधान किया जाए तो बच्चे पूरी समस्या का क्या है, समाधान कर लेते हैं। छोटे छोटे भागों में किसी भी चीज़ को मतलब क्या है, सॉल्व करना या किसी भी चीज़ को सीखना, तो कौन सा है, आंशिक क्रिया का। अगला अनुरूपता का सिद्धांत। तो अनुरूपता का सिद्धांत क्या कहता है कि जब व्यक्ति के सामने कोई नई समस्या आती है तो वह अपने पूर्व के अनुभवों एवं प्रयत्नों को स्मरण करता है और उसमें तुलना करता है, उसके अनुसार क्रिया कर समस्या का क्या कर दिया जाता है, समाधान किया जाता है। जैसे मान लो कोई भी प्रतिक्रिया उसने पहले की हो, अब क्या होता है, उसके सामने मान लो कोई नई समस्या आ गई, नई समस्या आ गई तो वो क्या, उस क्रिया को निपटाने के लिए पुरानी याददाश्त को वापस लाएगा और उसको क्या है, सॉल्व करेगा। ठीक है। तो कह सकते हैं कि नई परेशानी आने पर पूर्व ज्ञान की सहायता ली जाती है, तो वो क्या, अनुरूपता का नियम कहलाता है। अगला दिया है संबंधित परिवर्तन का नियम। अब देखना मेरे प्यारे साथियों, संबंधित परिवर्तन का आपका नियम क्या कहता है। तो संबंधित परिवर्तन के नियम में इस नियम को सहचर परिवर्तन का, ये याद रखना, सहचर परिवर्तन का क्या कहते हैं, नियम कहते हैं। इसमें दिया हुआ है कि इसके अनुसार कोई भी अनुक्रिया जिसे करने की क्षमता व्यक्ति में होती है उसे एक नए उद्दीपन के द्वारा भी उत्पन्न किया जा सकता है। इसमें क्रिया का स्वरूप वही होता है पर परिस्थितियों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। मतलब यहाँ पर नए उद्दीपन के द्वारा किसी भी क्रिया को किया जा सकता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं पुराने ज्ञान में जब नवीन ज्ञान इंक्लूड कर दिया जाता है, नई प्रतिक्रियाओं के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के द्वारा जब आप किसी कार्य को करते हो तो वो आपका कौन सा कहलाता है, संबंधित परिवर्तन का नियम कहलाता है। यहाँ तक हुआ क्लियर मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ पर मुख्य नियम 3 थे, गौण नियम कितने हो गए, 5 हो गए। तो मेरे प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। जी बिल्कुल। तो अगले हम लेक्चर में मिलेंगे आपको पावलोव के सिद्धांत के साथ। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, तो हमारे अवेयर 24 यूट्यूब को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और कमेंट के माध्यम से आप लोग अपने सुझाव भेजते रहिएगा। जी बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कंटिन्यू साथ बने रहिएगा, आपको सारे लेक्चर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल, धन्यवाद।